नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत देखने वाले हैं। 19 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहेंगे। इससे पहले हम बहुत से सिद्धांत देख चुके हैं, लगभग 51-2 के करीब जो है हम मनोविज्ञान की वीडियो पढ़ा चुके हैं। उज्जवल जीके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सारी वीडियो जो है देख सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पटवार या पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उज्जवल जीके से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी भी करवाई जा रही है, तो लगातार हमारी कोशिश है कि आपको सटीक जानकारी दी जाए। आज जो वीडियो हम ये कोहलबर्ग का जो सिद्धांत लेकर आए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक जो है सिद्धांत, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है कोहलबर्ग का, कि कोहलबर्ग कौन थे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे वो अमेरिकी विद्वान थे। कौन थे? अमेरिकी विद्वान थे। लगभग 1927 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला देखिए, आप कोई भी मनोवैज्ञानिक देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप उस विद्वान की या उस मनोवैज्ञानिक की जो जगह है वो याद रखिएगा, कहाँ पर उन्होंने जो है अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, या उसकी बुक कौन सी थी जिसमें वो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, या वो कहाँ के विद्वान थे, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कि किस समय पर प्रतिपादित किया। 1958 में इन्होंने ये जो अपना सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया था। देखिए, इन्होंने एक शोध पत्र लिखा और शोध पत्र के जरिए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, लेकिन इनको जो कह लीजिए कि प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वो उनकी किताब से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो कौन सी किताब है उनकी? द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये पुस्तक थी किसकी? कोहलबर्ग की। किसकी किताब थी? कोहलबर्ग की किताब थी द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो पुस्तक थी इनकी, ये 1984 में प्रकाशित की गई, ठीक है। और इसी में इन्होंने जो अपना शोध पत्र में सिद्धांत लिखा था, उसी सिद्धांत को इन्होंने अपने विस्तार से समझाया। किसमें? इस किताब में, ठीक है। और किसने समझाया? कोहलबर्ग ने। कब समझाया? 1984 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैतिक व्यवहार नहीं होता, इनका कहना था नैतिक व्यवहार नहीं होता। क्या नहीं होता? तो जन्मजात नहीं होता, ठीक है। जन्म से आप ये कह लें कि भाई बच्चा जैसे पैदा होगा या माँ के गर्भ में जो है नैतिकता सीख कर आएगा, भी मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है, बुरा व्यवहार करना है, ठीक है, थैंक यू कहना है, सॉरी कहना है, ये चीजें जो है माँ के गर्भ से सीख के आया है? नहीं, ये जन्मजात नहीं होता। ऐसा किसने कहा? कोहलबर्ग ने कहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैतिकता को सीखा जाता है, ठीक है। किसने कहा? कोहलबर्ग ने कहा कि नैतिकता को सीखा जाता है। पर कहां पर सीखा जाता है? तो सामाजिक परिवेश में सीखा जाता है। नैतिकता जो होती है हम अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, अपने स्कूल से, ठीक है, हमारा जो सामाजिक परिवेश होता है उसमें हम धीरे 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 उन सारी चीजों को सीखते हैं। ऐसा किसने कहा? कोहलबर्ग ने, ठीक है। इन्हीं का सिद्धांत है नैतिकता का सिद्धांत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले बालक का अनौपचारिक रूप से नैतिक विकास होता है। तो भैया कहां पर होता है सबसे पहले अनौपचारिक रूप से नैतिक विकास? तो कहां होगा? सबसे पहले तो घर में होगा, फिर आस पड़ोस में और विद्यालय में होगा, ठीक है। तो बच्चे का जो है अनौपचारिक रूप से नैतिक विकास होगा वो उसके आस पड़ोस के द्वारा होगा, उसके जो साथी होंगे खेलने वाले उसके साथ होगा, विद्यालय के जरिए होगा। और सबसे पहले अगर हम कहें तो उसका नैतिक विकास की शुरुआत सबसे पहले जो होती है वो माँ से होती है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है उनको सिखाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि विकास की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जब विकास हो रहा है बच्चे का तो वो जो प्रक्रिया होती है उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो भैया वंशानुक्रम का तो ठीक है जरूर प्रभाव पड़ता है,
इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आपके पूर्वजों के गुण बड़े अच्छे हैं, आपके माता पिता के गुण बड़े अच्छे हैं, आपके भाई बहनों के गुण बड़े अच्छे हैं, पर आपने वातावरण बच्चे को दे दिया बुरा। ठीक है, जो उसकी सहेली है, उसके दोस्त हैं, वो कैसा है, उसका जो इन्वायरमेंट है उसके स्कूल का, ठीक है, उसके आस पड़ोस का, वो अच्छा नहीं है, तो बच्चे की विकास की प्रक्रिया जो है वो सही रूप से नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट किताब भी किसने लिखी है? कोहलबर्ग ने लिखी है। और मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ये किताब भी किसने लिखी है? कोहलबर्ग ने लिखी है, और उस किताब के बाद में लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है जन्म के समय बालक होता है। तो देखिए, जन्म के समय बालक न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है मां के गर्भ से, उसको ना तो नैतिकता का पता होता है और ना ही अनैतिकता का पता होता है, दोनों का पता नहीं होता उसको। किसको? एक बच्चे को। ठीक है, बाद में वो सीखता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोहलबर्ग ने बच्चों पर कितने वर्षों तक साक्षात्कार करके, ठीक है, अपने नैतिक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया? भाई कितने सालों तक उसने इंटरव्यूज लिए बच्चों के? तो 20 सालों तक इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने में खपा दिए, लगा दिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बच्चों पर क्या किया? साक्षात्कार किया, उनका इंटरव्यू लिया और फिर अपने नैतिक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? अब आप सोचेंगे कि ये चीजें तो हमें पता ही है भी, नैतिक विकास जो होता है वो आस पड़ोस से होता है, समाज से होता है। ठीक है, तो इसमें और साथ में बच्चा जो होता है जन्म से जो होता है वो नैतिक या अनैतिक नहीं होता, ये बातें तो हमको पता है। लेकिन कोई भी सिद्धांत जो है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक दिन में, एक साल में उस सिद्धांत को क्या कर दूंगा? प्रतिपादित कर दूंगा। तो उसमें काफी समय लगता है। ठीक है, ऐसे ही नाम जो है किसी का नहीं बन जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? जो कोहलबर्ग जी हैं वो कितनी जो है अवस्थाएं बताते हैं? तो ये 3 अवस्थाएं बताते हैं। ठीक है, कौन कौन सी नैतिक अवस्थाएं बताते हैं? तो ये देखिए, ये 3 जो अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने, पहली है पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, कौन सी है? पूर्व परंपरागत अवस्था। अब इसी का एक अन्य नाम भी है, अगर कहीं पर लिखा आ जाए भाई पूर्व नैतिक स्तर, तो आप कहेंगे ये क्या आ गया? तो इसी का दूसरा नाम क्या है? पूर्व परंपरागत अवस्था का ही अन्य नाम है पूर्व नैतिक स्तर। ठीक है, चलिए दूसरा जो, अच्छा इसकी उम्र कितनी होती है? इसकी उम्र होती है 4 से लेकर 10 साल तक होती है। पूर्व परंपरागत अवस्था की आयु कितनी होती है? बच्चा जब 4 साल का होता है, 4 से लेकर 10 साल तक की। ठीक है, परंपरागत अवस्था, अब ये अवस्था जो होती है परंपरागत अवस्था, इसका समय कितना होता है? अच्छा पहली बात, दूसरी बात इसमें कि अगर यहां पर नाम लिखा आ जाए कि परंपरागत, ठीक है, नैतिक स्तर, तो यही परंपरागत जो अवस्था है उसी का अन्य नाम जो है परंपरागत नैतिक स्तर है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 10 से लेकर 13 साल तक की उम्र में जब बच्चा होता है तो परंपरागत अवस्था के अंतर्गत वो चलता है। अंतिम और तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है पश्च या उत्तर परंपरागत अवस्था। पश्च परंपरागत अवस्था या उत्तर परंपरागत अवस्था। अब इसका समय कितना होता है? इसका समय होता है 13 वर्ष से अधिक। सबसे पहली अवस्था कौन सी थी? पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व नैतिक स्तर। ये 4 से लेकर 10 साल के बच्चे की आयु वर्ग जो है इसके अंतर्गत आती है।
परंपरागत अवस्था या आप कह लीजिए परंपरागत नैतिक स्तर की जो अवस्था होती है वो 10 से 13 साल तक की होती है। और जो अंतिम अवस्था इन्होंने बताई है वो उत्तर परंपरागत अवस्था या पश्चिम परंपरागत जो अवस्था है वो कहलाती है। और इसमें 13 साल से अधिक का टाइम पीरियड जो होता है, 13 साल से जो बच्चा अधिक आयु वर्ग का होता है उसके लिए ये जो है बताई गई है अवस्था। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के कितने चरण हैं। देखिए अगर आपसे अवस्था पूछ ली जाए कोहल वर्ग की सिद्धांत की कितनी अवस्था है, तो भैया अवस्था तो कितनी है 3, ठीक है, अवस्था कितनी है 3। और अगर आपसे पूछ लिए जाए भाई कितने चरण हैं, तो चरण हो जाएंगे 6। क्यों? क्योंकि हर एक अवस्था के 2 चरण हैं, ठीक है, हर एक अवस्था के कितने चरण हैं 2 चरण हैं। जैसे अगर परंपरागत अवस्था है तो इसके कितने चरण होंगे 2 चरण होंगे। अगर उत्तर परंपरागत अवस्था है तो इसके भी कितने चरण होंगे 2 चरण होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कितने चरण है 6 चरण। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्व नैतिक स्तर में उम्र होती है, पूर्व नैतिक स्तर में, ठीक है, उम्र होती है या कितनी अवस्था होती है, ठीक है। तो 4 से लेकर 10 वर्ष की उम्र होती है। अभी हमने बताया आपको कि पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर में कितनी आयु होती है, तो 4 से 10 वर्ष। पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व परंपरागत अवस्था में कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये पहली स्टेज चल रही है, ठीक है, पहला चरण है। पहला चरण है किसका, कोहल वर्ग के सिद्धांत का। पूर्व नैतिक स्तर में कितनी अवस्थाएं होती हैं भाई 2 अवस्थाएं होती हैं। अब कौन कौन सी होती है, एक होती है पहली अवस्था आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ठीक है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, ठीक है। और फिर है अहंकार की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ईगो, ठीक है। चलिए पहली अवस्था की बात कर लें थोड़ी सी। देखिए कम आयु, ठीक है, कम आयु और अपरिपक्व होने के कारण जो बच्चा होता है वो डरता है कि काम कोई किया जाए या ना किया जाए। क्यों भाई, अगर कोई काम करेंगे या तो जो है अगर आज्ञा से काम नहीं किया है और काम गलत हो गया तो क्या मिल जाएगा, दंड मिल जाएगा। अगर कार्य सही नहीं हुआ तो भी क्या मिल जाएगा, दंड मिल जाएगा। पता नहीं प्रशंसा मिले होएगी कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज्ञा लेकर वो काम करने की सोचता है, ठीक है। और दंड की अवस्था होती है क्योंकि अगर वो कोई भी कार्य गलत कर देता है तो उसको क्या पड़ जाती है, डांट पड़ जाती है, मार पड़ जाती है। यहाँ तक कि जब अगर कोई ज्यादा ही गलत कार्य कर दे तो परिवार के सदस्य जो होते हैं बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं। इस उम्र में, कौन सी उम्र में, 4 से लेकर आपके 10 साल की एज में कोई ना कोई काम तो देते ही हैं, ठीक है। आपको भी दिया होगा, आपको भी मार पड़ी होगी। तो परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं। उस कार्य को अगर आप नहीं करते तो बच्चे को क्या किया जाता है, बच्चे को दंडित किया जाता है। तो ये उम्र जो होती है 4 से लेकर 10 साल की, वो कैसी उम्र होती है, आज्ञा और दंड की अवस्था। दूसरा है अहंकार की अवस्था। देखिए जैसे जैसे इसमें क्या है, आप इसको ये भी कह सकते हैं स्वयं की आवश्यकता, स्वयं की आवश्यकता, इसको ये भी कहा जा सकता है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वो क्या होता है, परिपक्व बनने लग जाता है। अगर उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा हो रहा है, अगर मान लीजिए उसने झूठ बोल दिया, ठीक है, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। मान लीजिए वो उसको भूख लगी है, उसने खाना चुरा कर खा लिया है, तो उसका उद्देश्य पूरा हो गया, भाई उसका पेट भर गया। लेकिन ये अवस्था जो होती है, ये क्रियाएं जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, अहंकार की अवस्था के अंतर्गत आती हैं। उसके अंदर स्वयं की आवश्यकता जो है वो होती है और उसको वो पूरा करने की कोशिश करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है अगला दूसरी अवस्था या दूसरा चरण कह लीजिए, दूसरा चरण है ये कोहल वर्ग के सिद्धांत का, परंपरागत नैतिक स्तर
या परंपरागत अवस्था, इसमें उम्र कितनी होती है? तो 10 से लेकर 13 साल तक की उम्र कोहलबर्ग ने बताई है। ठीक है, ये कोई मैं अपना सिद्धांत नहीं बता रही, जैसा उसने बताया है अपने सिद्धांत में वही चीजें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है, जो सिद्धांत है वैसा ही आपको बताया जा रहा है। परंपरागत नैतिक स्तर की उम्र 10 से 13 साल की बताई गई है। ठीक है, अब इसमें कितने चरण होते हैं? मैंने आपको बताया हर एक स्तर में 2 चरण होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने चरण बताए हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं? तो 2 चरण बताए हैं, एक तो है प्रशंसा की अवस्था और एक है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये उम्र कितनी होती है इसमें, याद है आपको, 10 से लेकर 13 साल। तो इस उम्र में वो प्रशंसा प्राप्त करने की कोशिश करता है। कौन करता है भाई? बच्चा करता है। इसमें बच्चा जो भी करता है दूसरे लोगों के द्वारा अपनी प्रशंसा करने के लिए करता है। भाई जो भी, अगर लड़कियां हैं घर का काम करेंगी, बर्तन साफ करेंगी, झाड़ू लगाएंगी, पोछा लगाएंगी, रोटी बनाने की कोशिश करेंगी, आटा गूंदने की कोशिश करेंगी। ठीक है, और ये किस लिए करेंगी कि आस पड़ोस वालों को पता लगे भी इनकी बेटी क्या कर रही है, काम कर रही है, माता पिता बताएं लोगों को। ठीक है, अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करेंगे, खुश होंगे, पैसे देंगे, चॉकलेट देंगे या प्रशंसा करेंगे। तो प्रशंसा की अवस्था होती है 10 से लेकर 13 साल की उम्र में। ठीक है, तो समाज इस अवस्था में जो है, समाज जो है, परिवार जो है, वो बच्चों से विशेष अपेक्षाएं करता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा उन्हीं व्यवहारों को उचित और नैतिक मानता है जिनके लिए जो परिवार है, पड़ोस है, स्कूल है या मित्र मंडली जो है वो क्या करती है, उसकी प्रशंसा करती है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप जो होता है कौन निर्धारित करता है? समाज निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अवस्था जो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसीलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वो उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है। लेकिन अब देखिए 10 साल से धीरे 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 वो 13 साल की उम्र में आने वाला हो गया बच्चा, तो उसको क्या लगेगा कि समाज के कुछ लक्ष्य हैं सॉरी समाज के कुछ नियम हैं, कुछ परंपराएं हैं, उनको मानना जरूरी है अगर मुझे इस सामाजिक व्यवस्था में रहना है, इस समाज में रहना है, इसका अंग बन के रहना है और अपने प्रति सम्मान पाना है। तो वो क्या करेगा, समाज के नियमों परंपराओं को मानने लगेगा, यानी कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था रहेगी। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला है कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की अंतिम और तीसरी अवस्था जो है, उसका नाम बताया था आपको, क्या नाम था उसका नाम था उत्तर परंपरागत अवस्था या पश्चिम परंपरागत अवस्था। तो इसके उपचरण यानी कि कितने बताए थे, 2 चरण बताए थे। अब कौन कौन से चरण थे, एक तो समाज के साथ संबंध और एक था सार्वभौम संबंध। देखिए समाज के संबंध का मतलब है कि समाज के साथ संबंध, तो ये उम्र कितनी थी, सबसे पहले उम्र देख लें, 13 साल से ज्यादा वाला बच्चा। ठीक है, 13 साल से 18 हो गया, 19-20 साल का बच्चा जो है उसकी अवस्था की बात कोहलबर्ग कर रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी बच्चा इस उम्र में, इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है ताकि उसका समझौता समाज के साथ टूटे नहीं। ठीक है, समाज के साथ अगर संबंध बनाना है तो समाज के नियमों को, कायदे कानूनों को, परिवार के नियमों को मानना पड़ेगा, आस पड़ोस के नियमों को मानना पड़ेगा, विद्यालय के नियमों को मानना पड़ेगा अगर इस समाज में रहना है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा जो है इस अवस्था में समाज के प्रति वही काम करता है जो समाज उसके लिए निर्धारित करता है। ये आगे समाज के साथ संबंध की बात। फिर आता है सार्वभौम संबंध। ये जो अवस्था होती है बच्चे की, इसमें बालक अपने विवेक का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है भाई, अपने दिमाग का प्रयोग करता है, अपने विवेक का प्रयोग करता है, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता है। कुछ नियम अपने आप वो अपने लिए बनाता है कि समाज में वो देखता है, देखिए समाज है एक, समाज में कुछ अच्छे लोग भी होंगे और ठीक है, और कुछ बुरे लोग भी होंगे या बुरा
ठीक है, बुरी संगत भी होगी। तो बालक डिसाइड करता है कि मुझे इसके साथ रहना है या इसके साथ रहना है। तो वो कुछ नियम अपने आप के लिए बनाता है कि समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब ये डिसाइड कैसे करता है, वो जैसा उसका वातावरण है। अगर भाई उसके पिताजी पी कर आते हैं, माँ को मारते हैं, ठीक है, उनके परिवार में ऐसा ही माहौल शुरू से चला आ रहा है, तो वो किसको चुनेगा, वो बुरे संगत को चुनेगा। अगर परिवार में संस्कार हैं, ठीक है, समाज में अच्छा परिवार का रुतबा है, तो वो किसको चुनेगा, अच्छी चीजों को चुनेगा, अच्छे दोस्तों को चुनेगा, अच्छे संस्कारों को चुनेगा। तो इस प्रकार से वो सार्वभौम संबंध जो है वो बनाएगा। ठीक है, और बालक इस अवस्था में अपने मन से जो है वो अपने मन के काम करता है। किस उम्र में, 13 साल से ऊपर की उम्र में। ये किसने कहा है भाई, कोहलबर्ग ने कहा है, मैंने नहीं कहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, दंड और पुरस्कार पर आधारित अवस्था कौन सी है। ठीक है, सोचिए कौन सी है दंड और पुरस्कार पर आधारित अवस्था। तो हमने किसकी बात की थी, पूर्व परंपरागत अवस्था में बताया था ना कि उसके 2 चरण हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। तो आज्ञा और दंड की अवस्था किसमें है, वही आ गया ना, दंड और पुरस्कार पर आधारित अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था। चलिए अगला प्रश्न, स्वविवेक का उपयोग किस अवस्था से संबंधित है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, उत्तर परंपरागत अवस्था के बारे में बताया कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, समाज के प्रति अच्छा काम करता है और अपने मन की करता है, और जो चीज जो है समाज में अच्छी है या बुरी उन चीजों को देखता है, स्वविवेक का प्रयोग करता है। किस अवस्था में, उत्तर परंपरागत अवस्था में। ठीक है, देखिए निष्कर्ष अगर हम देखें कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की, तो बालकों में चरित्र का निर्माण करना या नैतिक विकास के बारे में कोहलबर्ग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्थाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत था, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार देख लीजिए वीडियो को, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।